खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में आईपीएस पूरण कुमार खुदकुशी मामले में सनसनीखेज मोड़। एक और पुलिस अफसर ने की खुदकुशी। पूरण कुमार पर लगाए संगीन इल्जाम। राहुल गांधी ने अनचाहनी आईपीएस अफसर पूरण कुमार के अहलखाना से की मुलाकात। कसूरवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। राजस्थान के जैसलमेर में एक खानगी बस को लगी आग। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की झुलसकर हुई मौत। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जारहियत जारी। गजा में हुए मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 9 फलस्तीनी जान बहादुर। गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जारहियत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कि गजा में नस्लकुशी जंग खत्म हो गई है और इसराइल ने मंगल के रोज गजा पर अलग अलग हमलों में कम से कम 9 फिलिस्तीनियों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। गजा शहर के इलाके शुजाइया में इसराइली फौज के फिलिस्तीनियों पर फायरिंग के नतीजे में कम से कम 5 अफराद जहां बहक हो गए। जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद फिलिस्तीनियों पर मुसलसल हमलों की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदे फ्रांसिस्का अल्बानी ने इसराइल के उस वक्त तक बड़े पैमाने पर बाइकआउट का मुतालबा किया जब तक कि हर जुर्म का हिसाब नहीं लिया जाता। गजा में इमारतों के मलबे से भी कई लाशें मिल रही है। गजा की वजारत सेहत ने इतला दी है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44 लाशें अस्पतालों में लाई गई है। राजस्थान के जैसलमेर में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली बस में आज दोपहर अचानक आग लग गई। हादसा जिले के थायत गांव के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि बस में 56 अफराद सवार थे। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर उनकी झुलसकर मौत हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि बस में मौजूद कई मुसाफिरों की लाशें मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। बाज़ लाशों की शिनाख्त मुश्किल हो गई है। इस दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मची नजर आई। इतला मिलते ही एम्बुलेंसेस भी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को जवाहरलाल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो बस जा रही थी, जो लोकल सवारियां थी, उसके अंदर लगभग 3:35 के आसपास हमारे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है। मैं फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह राठौड़ हूँ और जैसे ही 3:35 पे कॉल आता है, हमारी गाड़ी एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर पहुंच जाती है जहाँ फायर पॉइंट होता है। और जब गाड़ी हमारी पहुंचती है तो गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। उसके अंदर क्या लग रहा है कितने प्रतिशत संभव है? लगभग जैसा आसपास के लोग जो मौके पे उस समय जब आग लगी थी वो लोग बता रहे हैं, लगभग 10 से के आसपास 10 या 12 आंकड़ा बताया जा रहा है। हो सकता है इससे कम भी हो जाए और बढ़ भी सकता है। लगभग 10 से 15 को जैसलमेर हॉस्पिटल रेफर किया गया हॉस्पिटल से। बिल्कुल। नाम जितेंद्र स्वामी है। मैं खैयास से इधर जैसलमेर की ओर आ रहे थे कार में, और जब हमने धुआं उठते देखा तो यहाँ जैसे नज़दीक आए तो काफ़ी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जड़ी हुई और जगह जगह खून आ रहा था। और महिलाओं की इतनी मतलब हालत ख़राब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जड़े हुए थे। फिर ना तो कोई पुलिस आई ना कोई बात, और हम लोगों ने तो कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में हमने जो घायल अवस्था में थे उनको एम्बुलेंस में डाला। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा। तब तक पुलिस नहीं आई और बाद में अब पुलिस ऐसे मतलब ये कर रही है। हरियाणा के ज़ेर बहस पूरण कुमार खुदकुशी मामले ने एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। रियासत में एक और पुलिस अफसर ने खुदकुशी कर ली है और अपने सुसाइड नोट में अनचाहनी आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार पर बदउनवानी और साजिश के संगीन इल्जाम आयद किए हैं। खुदकुशी करने वाले अफसर की शिनाख्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर के तौर पर हुई है, जो हाल ही में रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे।
इत्तलात के मुताबिक उनकी लाश उनके घर से बरामद हुई। वाकये की खबर मिलते ही मकामी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक संदीप लाठर ने खुदकुशी से कबल एक सुसाइड नोट और एक वीडियो पैगाम छोड़ा है। दोनों में उन्होंने आंचोहानी IPS अफसर वाई पूरन कुमार पर संगीन इल्जामात लगाए। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं, उसको दबाया जा रहा है, उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों। देखिए, हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती ASI था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया, और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी रोहतक में संदीप कुमार की मौत के बाद इलाके में अब हलचल मच गई है। लिवाहिकीन ने लाश पुलिस इंतजामिया के हवाले करने से इनकार कर दिया है। वो लाश को अपने साथ अपने गांव लधोट ले गए हैं, और इस दौरान रोहतक के ASP अग्रवाल और SDM आशीष कुमार ने मुतवफ़्फ़ी पुलिस अफसर के अहल खाना से मुलाकात की है। संजय है, चेयरमैन हम ब्लॉक समिति थे। ये मेरी बुआ का लड़का था। वो मेरे पास ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मैं आया था, मिल थे रोज। तो संडे ने भी शाम ने था, मंडे ने सुबह भी था, और आज भी सुबह था। 10 बजे तक 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। और वो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा था। कुछ बात बताई थी उन्होंने आपको लेकर? तो वहीं लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आंचोहानी सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के घर का दौरा किया, जहां उन्होंने सोगवार खानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। राहुल गांधी ने मुतवफ़्फ़ी IAS अफसर की अहलिया और सीनियर IAS अफसर अमनीत पूरन कुमार और उनकी बेटी अमूल्या से तकरीबन आधे घंटे तक बात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म और हरियाणा के वज़ीर आला से मुतालबा किया कि कसूरवार अफसरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि पूरन कुमार ने अपने खुदकुशी नोट में हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र समेत 13 अफसरान पर जात पात की बुनियाद पर हिरासा करने, जहनी अजियत देने और करियर बर्बाद करने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 71 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में कई पुराने और तजुर्बाकार लीडरों के टिकट काट दिए गए हैं और कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। पहली फहरिस्त में 9 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली फहरिस्त में नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के नाम भी शामिल हैं।
एनडीए में कोई कंफ्यूजन शुरू से नहीं है। एनडीए बिल्कुल सधी हुई रणनीति के तहत सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया, नामों की घोषणा हो गई, आज से तो नामांकन भी शुरू हो गए। हमारे कई कैंडिडेट्स ने आज नामांकन कर दिया, जेडीयू पे भी कई कैंडिडेट्स ने कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भगदड़ जहां मचा हुआ है उसको कहते हैं नरक। बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो ठेलम ठेली वहां चल रही है। देखिए कितना। बिहार में लोक गुलकारा मैथिली ठाकुर ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पटना में एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने मैथिली का पार्टी में खैर मकदम किया। इम्कान है कि उन्हें अलीनगर से बीजेपी की मौजूदा एमएलए मिश्री लाल यादव की जगह उम्मीदवार बनाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से काफी प्रभावित हूं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा बिहार के साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मंगल को अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एनडीए सीटों की तकसीम के इंतजाम के मुताबिक हमको 6 हल्के अलॉट किए गए थे। पार्टी ने अब इन तमाम नशस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है, जिन पर वो मुकाबला करेगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने बेंगलुरु में सनतकारों के हमरा एक मीटिंग मुनाकिद की। भगवंत मान का कहना है कि पिछले साल भी हमने मुल्क भर में जाकर बिजनेस टाइकून्स और सनतकारों से मुलाकात की थी। हम उनसे एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें पंजाब में सरमायाकारी करने की तरकीब दे रहे हैं। इन्वेस्ट पंजाब के लिए हमने पूरे देश में जाकर बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मोस्टली पंजाब बेस्ड ही हैं। जब तो पंजाब से उनका कोई ना कोई नाता रहा है, जब पंजाब में फैक्ट्री है, जब पंजाब से शिफ्ट कर गए थे, तो सबको हम यहाँ पे 1 by 1 मिल रहे हैं। हमारे मंत्री साहब संजीव अरोड़ा जी हमारे इंडस्ट्री और पावर मिनिस्टर हैं, तो उनको पंजाब में आके इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल हमारे पास है। और ऑलरेडी हमारे पास पिछले जो हमने पिछले साल किया था उसमें से टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, वो 90% उसका काम हो गया। वो 2-4 महीने में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जामे तालीम के जरिए विकसित भारत की तामीर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। मुंसिफ टीवी इस प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर रहा। इस मौके पर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एम जियाउद्दीन ने तारुफ़ी कलिमात कहे। डॉक्टर शुजाअत अली क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके अलावा साबिक IPS अफसर शांतनु मुखर्जी भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। प्रोफेसर अजरा आबिदी ने कलीदी खिताब किया, जबकि प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने सदारती खिताब किया। बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी का इस प्रोग्राम के कवरेज के लिए। ये एक बेहद ही मुफीद प्रोग्राम है जो विकसित भारत के ज़रिए किस तरह से हम इंक्लूसिव एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के तालीमी माहौल के बारे में, सरगर्मी के बारे में। आज इस प्रोग्राम में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से और कई दूसरे कंट्रीज से भी लोग मेहमान आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग कुछ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ साथ NEP में जो गैप्स अगर हैं तो उन गैप्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ही बातें हैं कि ज़ुबान के ताल्लुक़ से, इलाके के ताल्लुक़ से, करिकुलम के ताल्लुक़ से और आज के जो करिकुलम रिवीजन चल रही है उन सब के ताल्लुक़ से हमें बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के एकेडमिक प्रोग्राम को करें और सिविल सोसाइटी की इंगेजमेंट से बढ़े। नमस्कार, आई एम राधा कृष्णन. आई वॉज द डिस्कसेंट इन दिस conference in the preliminary session. This is more about democratization and dissemination of knowledge system, and it was a very enriching session because people raised a lot of thought-provoking questions. Firstly, about the state of education, the need to democratize education, the need to ensure that equality and equity
plays a prominent role, and also to address the heterogeneous identity of our society. आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो शोबे समाजियात की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने विकसित भारत और इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया अभी NAP के ज़रिए से जो रखा है, हम उस सिलसिले में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको क्या दरपेश मसाइल हैं और किस तरह से वो NAP को देखती है, इसके लिए इसका एहतमाम किया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो थे दानिश्वरों को बुलाया था। मैं जामिया मिल्लिया से आई हूँ और मेरा भी यही मानना है कि विकसित भारत का जो विज़न है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत एक इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसमें इंक्लूजन। ग्रुप 1 तकर्रुरात में बेज़ाब्तगियों पर तलबा से बातचीत के लिए तेलंगाना जागृति के सदर के कविता सेंट्रल लाइब्रेरी चिकड़पल्ली पहुंचे, तहम पुलिस ने कविता और तेलंगाना जागृति के कायदीन को रोक लिया। लाइब्रेरी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। सेंट्रल लाइब्रेरी में दाखिले की इजाज़त न देने पर जागृति कायदीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लाइब्रेरी के गेट के रूबरू के कविता और जागृति के कायदीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और यहाँ के कविता ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों से भी बातचीत की। कविता ने कहा कि हम सिर्फ वो चाहते हैं कि नाअहल अफराद को मुलाजमतें ना दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के माहौलियाती कारकुन और तालीमी इस्लाहात के लंबरदार सोनम वांगचुक के नज़रबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत को 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। वांगचुक की अहलिया गीतांजलि ने अदालत उज़्मा में कर्ज़ी दायर करके अपने शौहर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था और उन पर नाफिज सख्त कौमी सलामती कानून NSA को चैलेंज किया था। अदालत ने वक्त की कमी के बायस समाअत मौखर करते हुए बुध के लिए नई तारीख मुकर्रर की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 41वें यौम तासीस के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दहशतगर्द कहाँ छुपे हुए हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 ऑपरेशन के जरिए ये वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों को दुनिया में छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस रहनुमा प्रियंक खड़गे ने सरकारी इदारों में RSS की सरगर्मियों पर सवाल उठाया था। अब उनका कहना है कि उन्हें धमकी आमेज फोन कॉल्स और नाजेबा पैगामात मौसूल हो रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दिन से उनका फोन मुसलसल बज रहा है, लेकिन ऐसी धमकियां उन्हें खामोश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों कॉलेजों में RSS की सरगर्मियों पर सवाल उठाने और उन पर पाबंदी लगाने की हिम्मत करने पर उन्हें और उनके खानदान को गालियां दी जा रही है। खड़गे के मुताबिक उन्हें इस तरह की हरकतों पर कोई हैरत नहीं और अगर कोई समझता है कि वो उन्हें डराकर खामोश कर सके तो वो गलत है। मुझे पता नहीं कि तमिलनाडु में क्या मॉडल है, बट यहाँ पे संविधान का मॉडल है कर्नाटका में। और ये जो मार्च पास कर रहे हैं लाठी लेके, ये जो गणवेश डाल के ऊपर नीचे करते हैं लोकेलिटीज में विदाउट परमिशन, ये सब बंद होना है। आपको करना है तो आपके घर में कीजिए, आपके नेताओं के घर में कीजिए, उनके फार्म हाउस में कीजिए, उनके फार्म लैंड्स में कीजिए। पब्लिक प्लेसेस में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट के मैदान में क्यों कर रहे हैं? और ये सिद्धांत और ये तत्व इतना अच्छा है तो भी।
कर्नाटक बीजेपी के लीडर सी नारायण स्वामी ने प्रियंका खड़गे के बयान पर कहा कि कांग्रेस आरएसएस से खौफजदा है और कोई भी तंजीम आरएसएस को शिकस्त नहीं दे सकती। उनका कहना है कि अपनी तंजीमी सलाहियतों में कमी के बायस कांग्रेस फिक्रमंद है। See, when they are talking about the RSS, so they are afraid of RSS then. Because, see, in every nook and corner of this country, there is a RSS today. So that its power is so incalculable. It is so powerful. No other organization can defeat them. In that situation, Congress is worried because of शरद पवार उद्धव ठाकरे की क़यादत में अपोजिशन के एक वफद ने महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस चोकालिंगम से मुलाकात की। महाविकास अघाड़ी की क़यादत में वफद ने अफसरान के साथ तफसीली मुलाकात की और वोटर लिस्ट में तजाद समेत मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक अपनी तशवीश से आगाह किया। एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन बाला साहेब थोर्राट और एमएनएस के सदर राज ठाकरे इस वफद का हिस्सा थे। उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट में चोकालिंगम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में मुबैना बेकायदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। राउत ने दावा किया कि रियासत के रजिस्टर्ड वोटरों की कुल तादाद पर पुरस्रार तौर पर 40 से 45 लाख तक बढ़ गई है, जो कि इंतहाई मुश्तबा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के विधानसभा में भी काम किया है, ये 40 लाख वोट बढ़ गया अचानक, 40-45 लाख अचानक, किसी को आता पता नहीं और कोई रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं। अब लोकल बॉडीज के चुनाव में यही होने जा रहा है। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, एविडेंस है, उस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। सीपीआई माओइस्ट के पॉलिट ब्यूरो के रुकन एम वेणुगोपाल उर्फ सोनू ने आज 60 माओनवाज कैडरों के साथ गढ़चिरौली महाराष्ट्र में हथियार डाल दिए। ये सीपीआई माओइस्ट के लिए एक बड़ा धक्का करार दिया जा रहा है। वेणुगोपाल को छत्तीसगढ़ और मुल्क के दीगर हिस्सों में माओनवाज कैडर की बड़ी हिमायत हासिल थी। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में अपना सबसे बड़ा एआई एंड डेटा सेंटर हब कायम करने का ऐलान किया है। कंपनी आइंदा 5 वर्षों में 15 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी। गूगल के सीईओ थॉमस ने दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर कहा कि विशाखापट्टनम में तामीर होने वाला ये मरकज अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। तो आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी नारा लोकेश ने इस मौके पर कहा कि रियासत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इनोवेशन के जरिए भारत की अगली बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की क़यादत के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से उन्होंने खिताब किया। नारा लोकेश ने इसे रियासत और मुल्क दोनों के लिए एक तारीखी संग मील करार दिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मिशन शक्ति के तहत खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 10वीं जमात की तालिबा को एक दिन के लिए मैनपुरी का पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। दरअसल अपेक्षा दीक्षित, जिनको एसपी बनाया गया, अपेक्षा दीक्षित ने मैनपुरी में जिले के मुख्तलिफ थानों में शिकायत कुनिंदगान के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका लोगों को जरूरी रहनुमाई भी की। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लोग आपसे इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।